Okay. Okay. So in yesterday's session, we see the other planets of our solar system, अर्थ एंड मार्स। तो कल अर्थ एंड मार्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम हमने इम्फेसिस किया, क्योंकि ये जो दो प्लैनेट्स है, बिकॉज ऑब्वियस है कि अर्थ तो हमारा खुद का होम है, हमारा खुद का प्लैनेट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी था। एंड देन सेकेंड वन इज द मार्स। मार्स बिकॉज वाई? क्योंकि मार्स जो है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग प्लैनेट है। अगर हम बियॉन्ड आवर अर्थ कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ सस्टेनेबिलिटी ढूंढना चाहते हैं फॉर द लाइफ। ओके, तो ये दो प्लैनेट्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया था मैंने कल। एंड आफ्टर दैट विल सी द नेक्स्ट प्लैनेट और द नेक्स्ट सीरीज ऑफ प्लैनेट ऑफ आवर सिस्टम, सोलर सिस्टम। तो शुरू करते हैं हमारी सोलर सिस्टम के नेक्स्ट प्लैनेट्स की सिस्टम। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो ठीक है। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस, दिख रहा है आपको स्क्रीन, पीपीटी? Yes, sir. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन, दैट इज क्लास 9। एंड क्लास 9 में हम शुरुआत करेंगे, जैसा देखा है हमने कि वी आर स्टडिंग आवर सोलर सिस्टम, कि हम सोलर सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें जो पहला है वो सन है। उसके बाद हमने देखा मर्क्यूरी, देन विनस को देखा, अर्थ को देखा, एंड लास्ट मार्स को देखा। तो ये जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स है, बेसिकली दिस 4 प्लैनेट्स कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और रॉकी प्लैनेट, क्योंकि इसका जो सरफेस है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इट इज ऑलमोस्ट रॉकी। ये पूरा रॉक है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। ओके, एंड ड्यू टू दैट इन पास्ट एरा इसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज हुई थी, लाइक एस्ट्रॉयड कोलिजन हुआ था, वाटर भी एग्जिस्ट करता था इन सभी प्लैनेट्स के ऊपर। एंड अमंग दिस 4 एग्जैक्टली द अर्थ लाइज इन गोल्डीलॉक जोन। तो गोल्डीलॉक जोन में आने मीन्स होने की वजह से अर्थ के ऊपर जो लाइफ ग्रो हो पाया और इवॉल्व हो पाया, उसका जो हम अभी देख रहे हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ, वो उसी की वजह से है। आफ्टर दिस स्टेज इन सोलर सिस्टम, जो प्लैनेट की सीरीज आती है उसे जोवेलियन प्लैनेट्स भी कहते हैं या गैशियस प्लैनेट्स भी कहते हैं। अभी गैशियस प्लैनेट में क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो मोस्ट ऑफ द सरफेस है और मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है, ये गैस है। ओके, तो इसे गैशियस प्लैनेट कहते हैं। तो उसमें पहला प्लैनेट आता है जुपिटर। जुपिटर को हम किंग ऑफ सोलर सिस्टम और किंग ऑफ प्लैनेट भी कह सकते हैं, बिकॉज वाई? इसका जो शेप है या जिस इसका जो पूरा वॉल्यूम है, मास है, वो बहुत ही ज्यादा है। देन उसके बाद आता है सैटर्न, देन आएगा यूरेनस एंड नेपच्यून। सो आज ये 4 प्लैनेट्स वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो पूरा फॉर्मेशन, कंपोजिशन, ये चेक करेंगे एंड उसके फैक्ट्स भी देखेंगे। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विथ जुपिटर, थोड़ा सा मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो एरिया आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो एनीबडी कैन टेल मी कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो एरिया है, why it is so important or why we are no want to talk on that area? Yes, किसी को आइडिया है? Sir, because between Mars and Jupiter, there is a asteroid belt. Asteroid belt. राइट राइट, एग्जैक्टली। बिटवीन मार्स एंड जुपिटर जो एरिया है उसमें एस्ट्रॉयड बेल्ट है। एस्ट्रॉयड बेल्ट क्यों? क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स जो है ये ऑर्बिटल पाथ में रिवॉल्व हो रहे हैं इन दैट एरिया। ओके, तो अभी ये एस्ट्रॉयड आए कहाँ से एंड वहाँ ही ये एस्ट्रॉयड क्यों है, ये पहले थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे एंड देन विल गो टू द जुपिटर प्लैनेट। ओके, सो व्हेन आवर सोलर सिस्टम फॉर्म, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि मास बैलेंस होना चाहिए, तभी जाके कौन सी भी सिस्टम, मास सिस्टम
इक्विवेलेंट में स्टेबल हो सकती है। ओके, तो अगर आप देखोगे कि सूरज का जो मास है सन का और बाकी के प्लैनेट्स का मास है, इसको अगर बैलेंस करना है एंड बाय मैथमेटिक्स एंड बाय सम बैलेंस इक्वेशन, एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक प्लैनेट होना चाहिए था। ओके, एंड दैट ऑलमोस्ट द साइज ऑफ बिगर देन मार्स। मार्स का जो साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा रॉकी प्लैनेट वहां पे होना चाहिए था। अगर थोड़ा हम मास बैलेंस इक्वेशन को इसमें डालें इस पूरे सिस्टम में, तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन में उसी लोकेशन में हमें मिलता है एस्ट्रॉयड का बेल्ट। तो ऐसा माना जाता है कि जो जुपिटर का पोजीशन है वो पहले उस पोजीशन में नहीं था। जुपिटर इज फार क्लोजर टू द सन, लगभग अर्थ एंड मार्स के बीच में जो लोकेशन आता है वहां पे जुपिटर था। एंड जुपिटर, यू नो दैट इट इज ह्यूज प्लैनेट और ह्यूज मास, तो उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसने जो भी जितने मैटर था इसके बीच में, जुपिटर एंड सन के बीच में, उसको उसने थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया आउटसाइड द ऑर्बिट फ्रॉम सन। और उसकी वजह से जो भी मैटर था जिसका आगे जाके एक प्लैनेट फॉर्म होना चाहिए था वो नहीं हो सका। बिकॉज वाई? दैट मैटर गेट्स, वो मैटर जो है वो एक्चुअली खुद के ग्रेविटी की वजह से प्लैनेट में कन्वर्ट होता है। ओके, सन की ग्रेविटी एंड खुद के मास की ग्रेविटी। बट जुपिटर उस जगह पे होने के कारण वो खुद को एक प्लैनेट में फॉर्म नहीं कर सका। एंड दैट्स वाई कि उस पूरे एरिया में आपको छोटे छोटे मीन्स एस्ट्रॉयड फॉर्मेट में बहुत सारा मैटर आप देखोगे। ओके, एंड आफ्टर द सोलर सिस्टम गेट कोल्ड, तो जुपिटर ने अपनी जो पोजीशन है फ्रॉम दैट अर्थ एंड मार्स के बिटवीन, जो उसकी पोजीशन थी वो थोड़ी सी बाहर आया वो इन आउटर रीजन। और उसके बाद जो ग्रेविटी बैलेंस हुआ उससे फिर मर्क्यूरी, विनस, अर्थ एंड मार्स फॉर्म हुआ। और जो बीच में का मलबा था या डेब्रिस कहेंगे मैटर की, वो जुपिटर के काफी नजदीक था। और उसकी वजह से हरदम जुपिटर के ग्रेविटी को और सन के ग्रेविटी को उसे फेस करना पड़ता था। इसकी वजह से वहां पे एक प्लैनेट फॉर्म नहीं हो सका। वो अभी भी वहां पे एक एस्ट्रॉयड फॉर्मेट में ही सब मैटर रिवॉल्व हो रहा है। ओके, और अभी ये जो एस्ट्रॉयड है वहां पे वो फ्रॉम एक मीटर के साइज से लेके कई किलोमीटर के साइज तक है, एंड दे आर इन मिलियंस इन काउंट। वो एक मिलियंस के काउंट में है वो एस्ट्रॉयड। और बहुत बार क्या होता है कि उसी एस्ट्रॉयड से ड्यू टू सन ग्रेविटी कुछ एस्ट्रॉयड अपनी ऑर्बिट छोड़ के टूवर्ड्स द सन ट्रेवल करने लगते हैं। एंड हम उसे मॉनिटर करते हैं क्योंकि इफ दैट एस्ट्रॉयड क्रॉसेस द अर्थ ऑर्बिट, देन देर इज अ वेरी मच चांस दैट द कोलिजन विल हैपन। और ऐसा हुआ भी है पास्ट में। आपको पता है कि जब डायनासोर्स लगभग 60, 60 नहीं, थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, बट कुछ करोड़ साल पहले जब डायनासोर्स थे अर्थ के ऊपर, तब ये कोलिजन हुआ था एस्ट्रॉयड का। और वो एस्ट्रॉयड था इसी बेल्ट में से आया था। एंड दैट कोलिजन कॉजेस द एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट ऑन अर्थ। ओके, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट बेल्ट और मॉनिटरिंग ऑफ दैट एस्ट्रॉयड बेल्ट मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। और अर्थ के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम बहुत सारे बार एस्ट्रॉयड का ऑकल्टेशन चेक करते हैं। अभी ये ऑकल्टेशन क्या होता है एस्ट्रॉयड का वगैरह, हम ये जब लास्ट सेशन देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में तब मैं आपको बताऊंगा। बट हमें एस्ट्रॉयड जो है ये बेल्ट में मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड है, उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, उनकी मूवमेंट ट्रैक करनी पड़ती है। एंड इन दैट एस्ट्रॉयड ऐसे भी बहुत कुछ एस्ट्रॉयड्स है जो सोलर सिस्टम के बाहर से आए हैं एंड ड्यू टू द जुपिटर्स ग्रेविटेशनल पुल उस बेल्ट में जाके स्टेबल हुए हैं और उसकी मूवमेंट चलती रहती है। ओके, तो ये कुछ एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में था। वैसा तो एस्ट्रॉयड बेल्ट एक खुद एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि उसमें बहुत सारे एस्ट्रॉयड के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ एस्ट्रॉयड
अर्थ के नज़दीक आते हैं, कुछ नहीं आते, देन उनका कंपोजिशन क्या है, मटेरियल कंपोजिशन। लास्ट टाइम बहुत सारे ईसा ने कुछ स्पेसक्राफ्ट छोड़े हैं पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड के ऊपर, उनके मटेरियल कंपोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए। सो दिस इज द एस्ट्रॉयड बेल्ट। अभी उसके बाद जो प्लैनेट आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड फॉर दैट वी विल गो टू आवर सोलर सिस्टम इलस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। ओके, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन यहाँ पे? यस। ओके, Yes, sir. सॉफ्टवेयर दिख रहा है, राइट? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे हमने देखा दिस इज द सोलर सिस्टम इलस्ट्रेशन इन 3D फॉर्मेट, इन 3D स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमने देखा मार्स को लास्ट टाइम। अभी जो मैं आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में बात कर रहा था, दिस इज द एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये वाला जो है ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, एंड इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट में आपको क्रीस क्रीस नाम का एक प्लैनेट दिखेगा जिसे ड्रॉप प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे, देन विल गो टू द जुपिटर। ओके, केरिस, इसे ड्रॉप प्लैनेट भी कहते हैं। अभी इसका जो आप देखोगे इक्विटोरियल डायमीटर जो है ये लगभग 1000 किलोमीटर है, या 974 टू बी स्पेसिफिक। ओके, अभी इसका जो मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन है 414 मिलियन किलोमीटर है। देन इसका जो रोटेशन पीरियड है मीन्स अराउंड इट्स ओन एक्सेस, ये 9 आवर है, मीन्स ये बहुत फास्ट रिवॉल्व होता है। ये ऑलमोस्ट एक एस्ट्रॉयड ही है। मैंने जैसे कहा कि 1 मीटर से लेके कई किलोमीटर तक के एस्ट्रॉयड है, तो आप इसे एक ड्रॉप प्लैनेट या एस्ट्रॉयड भी कह सकते हो। देन सरफेस टेम्प इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है 4.6 ईयर्स का है। सरफेस टेम्परेचर जो है -106 डिग्री सेल्सियस का है। अभी इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी ये जो डिस्कवरी वगैरह हुआ है इसका 18th सेंचुरी में हुआ है। इसमें आप यहाँ पे देखोगे वाटर, यहाँ पे जो लिखा है वाटर, अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ कैरीज सीरीज वेट इज कंसिडर्ड टू बी वाटर। मीन्स इसका जो वेट है ये 1/4 इसका वाटर का वेट है इसके ऊपर, विच कुड गिव सीरीज मोर फ्रेश वाटर देन देयर इज ऑन अर्थ। कि अर्थ के ऊपर भी इतना फ्रेश वाटर नहीं है जितना इस प्लेनेट के ऊपर है। अगर फ्यूचर में अर्थ के वाटर रिसोर्स खत्म होते हैं तो हमारे लिस्ट में जो टॉप वाटर रिसोर्स है स्पेस में, उसमें इस ड्रॉप प्लेनेट का नाम आता है। बट ये बहुत चैलेंजिंग है बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो उसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है अराउंड इट्स ओन एक्सेस वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके ऊपर कोई स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाना, वाटर निकालना बहुत ही टफ जाएगा। बट इट इज ऑन टॉप लिस्ट कि जब हम वाटर रिसोर्स बाहर से देखना शुरू करेंगे फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, तो इसमें इस प्लेनेट का भी नाम टॉप में आता है। उसके बाद यूरोपा जो है हम अभी देखने जा रहे हैं आगे, तो उसका भी नाम आएगा। तो यहाँ पे पॉसिबल वाटर ओशंस इन इंटीरियर स्ट्रक्चर, इसके सरफेस के नीचे वाटर के ओशंस हो सकते हैं, ऐसे यहाँ पे प्रिडिक्शन किया गया है। बट इसके ऊपर वाटर पार्टिकल्स या वाटर है ये तो यहाँ पे फिक्स है। अभी इसके ऊपर कुछ मिशंस नासा ने लॉन्च किए थे, जैसे कि 2015 में लॉन्च किया था फरवरी में ही, एक्सप्लोर करने के लिए। तो उससे मिनरल्स जो है वाटर के, जो वाटर कौन से कंपोजिशन में है उसके बारे में उन्हें यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिली है इस पर्टिकुलर प्लैनेट के बारे में। अभी हम थोड़ा वापस से सोलर सिस्टम में जाएंगे। अभी आफ्टर सीइंग दिस प्लैनेट, आप अगर इसकी ऑर्बिट देखोगे तो इसकी ऑर्बिट जो है ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है इन इलिप्टिकल फॉर्मेट। ओके, ज़्यादा इलिप्टिकल है इसका ऑर्बिट, तो इसकी वजह से इसे हमने ड्रॉप प्लैनेट भी कहा है, वन ऑफ द रीजन। अभी हम देखेंगे जुपिटर को, द फिफ्थ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर। तो लेट विजिट जुपिटर।
ओके, सो दिस इज द जुपिटर। अभी जुपिटर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जो मास है, मीन्स प्लैनेट्स का, वो एक साइड में आप रखोगे, उनके अगर टोटल करोगे एंड जुपिटर का मास आप देखोगे, तो स्टिल इट इज 2.5 टाइम्स बिगर देन टोटल क्यूमुलेटिव मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो इतना बड़ा ये सोलर सिस्टम का हमारा प्लैनेट है। एंड मोस्ट ऑफ द मटेरियल और मैटर ऑन दिस प्लैनेट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट गैसियस प्लैनेट। ओके, तो इसकी वजह से इसे गैसियस प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसका जो मैटर है ये हाइड्रोजन एंड हीलियम का है। तो थोड़ा सा हम इसके डिटेल्स को पहले देखेंगे। जो इक्वेटोरियल डायमीटर है ये ऑलमोस्ट 1,42,984 किलोमीटर है। मास भी इसका बहुत ज़्यादा है, 1.9 इंटू 10⁻27 kg है। मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन जो है ये लगभग 778 मिलियन किलोमीटर है, मीन्स 78 करोड़ किलोमीटर कह सकते हो आप। देन रोटेशन पीरियड जो है ये 9 आवर 55 मिनट्स है। अभी ये जो रोटेशन पीरियड है ना, ये कभी कभी आपको 10 आवर्स भी दिखेगा किसी डेटा में, और 9 आवर 55 भी दिखेगा, बिकॉज ड्यू टू इट्स गैशियस फॉर्मेट हम इसका परफेक्ट रोटेशन जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सरफेस के ऊपर गैस है वो एक रोटेट होता है एज पर द कोर रोटेशन। तो वो कभी कभी उसका स्पीड बढ़ता है, कभी ज़्यादा होता है। तो एवरेजली आप इसे कह सकते हो कि 10 आवर्स का इसका डे है या रोटेशन पीरियड है, एंड विच इज़ द फास्टेस्ट रोटेशन पीरियड इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे तेज ये प्लैनेट घूमता है हमारे सोलर सिस्टम में। देन सोलर ऑर्बिट पीरियड जो है वो 1.9, लगभग 12 साल का एक साल है उसका, मीन्स अर्थ के कंपेरेटिव। देन सरफेस ग्रेविटी जो है ये 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीन्स हमारे अर्थ के ग्रेविटी से लगभग 3 गुना या 3 गुना के आसपास ज़्यादा ग्रेविटी है। एंड जो सरफेस टेम्परेचर है यहाँ पे देख सकते हो आपकी -120 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स ये काफ़ी ठंडा कूल प्लेनेट है यहाँ पे। अभी नीचे यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी है, स्टार लाइक। मीन्स व्हाट कि ये जो प्लैनेट फॉर्म हुआ है ये ऑलमोस्ट स्टार लाइक फॉर्मेशन है। मीन्स आप अगर देखोगे तो इसका जो कंपोजिशन है हाइड्रोजन एंड हेलियम है और गैस है। तो एक स्टार का जो कंपोजिशन होता है इन इनिशियल पीरियड ये सेम ही होता है। तो ऐसा माना जाता था कि जब हमारी सोलर सिस्टम फॉर्म हो रही थी, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ दैट कि हमारी सोलर सिस्टम में सन जो है और जुपिटर है ये बाइनरी स्टार सिस्टम फॉर्म कर सकते थे। मीन्स व्हाट कि जुपिटर एक स्टार बन सकता था, बट थोड़ा सा उसका जो मास है, मीन्स अगर उसका जो मास आप देखोगे वो अगर टू बी 13 टाइम्स एज मैसिव टू बर्न डिटेरियम एंड बिकम ए ब्राउन ड्रॉप। मीन्स व्हाट कि यहाँ पे उन्होंने दिया कि जुपिटर विल स्टिल नीड टू बी अबाउट 75 टाइम्स एज मैसिव एज टू फ्यूज हाइड्रोजन। मीन्स अभी करंटली उसका जो मास है उसके 75 टाइम्स उसका अगर मास होता, और तो वो एक स्टार में कन्वर्ट होता, और हमारी सोलर सिस्टम जो है ये एक बाइनरी स्टार सोलर सिस्टम बन जाती। बट थोड़ा मास उसका कम है, इसकी वजह से जो स्टार बनने के लिए जो ट्रिगर होना चाहिए फ्यूजन, हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन, वो नहीं हो सका। ओके, तो इसे इसीलिए भी अभी प्लैनेट ही कहा जाता है। तो ये एक उसका फैक्ट है। देन अगर उसके एटमॉस्फेयर को आप देखोगे तो जुपिटर स्पिन ऑन इट्स एक्सेस फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट। कि जैसा मैंने कहा कि इसके ऊपर जो एक दिन है लगभग 10 घंटे का एक दिन है, तो उसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा रिवॉल्व होता है उसके खुद के एक्सेस के अराउंड एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। देन लास्ट वन इज द मून्स। जुपिटर्स के जो मून्स है ये सबसे ज़्यादा मून जुपिटर को है। इट ऑलमोस्ट मीन्स 79 मून्स है। ये जो काउंटिंग है वो आपको दिखेगी चेंज होते हुए, बिकॉज वाई सैटर्न एंड जुपिटर के बीच में मून्स का
एक्सचेंज होता रहता है। दोनों जो प्लैनेट है काफी बड़े हैं, दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड का जो दायरा है, एरिया है, रेंज है, वो काफी बड़ा है। तो कभी कभी टाइम बीन में क्या होता है कि कई सैटर्न के मून जो है जुपिटर के ऑर्बिट में, जुपिटर के मून के ऑर्बिट में घूमने लगते हैं, जुपिटर के कई मून सैटर्न के ऑर्बिट में जाते हैं। तो ये एक्सचेंज ऑफ मून चलता रहता है जुपिटर एंड सैटर्न के बीच। तो ये काउंटिंग जो आपको मिलेगा ये समहाउ कभी कभी डिफरेंट मिल सकता है। द फोर लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर, आपको इसके बारे में पता है कि जो गैलीलियो ने पहले ढूंढे थे, टेलीस्कोप से देखे थे, वो फोर लार्जेस्ट मून, उनको गैलीलियन मून्स भी कहा जाता है। उसमें पहला जो आता है आयो, यूरोपा, गैनीमिड एंड लास्ट वन कैलिस्टो। तो इसमें जो गैनीमिड जो है ये सबसे लार्जेस्ट मून है इन आवर सोलर सिस्टम। मीन्स जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स है और उनके मून्स है, ये सभी मून्स में से सबसे लार्जेस्ट मून गैनीमिड है। एंड यहाँ पे देखिए और एक फैक्ट यहाँ पे बताई है कि इट्स डायामीटर इज ग्रेटर देन द मर्क्यूरी प्लैनेट डायामीटर। जो मर्क्यूरी प्लैनेट का डायामीटर है उससे भी इस मून का डायामीटर बड़ा है। देन द ऑब्जर्वेशन बहुत ही आसान है कि जुपिटर जो है ये फोर्थ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन आवर सोलर सिस्टम जब आप रात को उसे देखोगे। बिकॉज द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर इज आउटसाइड द अर्थ, इसकी वजह से इसके जो अपीयरेंस है ये हमेशा ज़्यादा होता है। मीन्स इल्यूमिनेशन जो है इसका ये ज़्यादा होता है। बिकॉज वाई, कि अगर कोई प्लैनेट अर्थ एंड इसके बीच में है तो उसकी जुपिटर के डिस्टेंस इतना, तो वो ज़्यादा इल्यूमिनेट नहीं हो सकता था अगर ये बीच में होता। बट इट इज़ आउटसाइड द अर्थ एंड सन जो है पोजीशन उसके, इसकी वजह से उसका इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा है और हम इसे नेकेड आई से भी आसानी से देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अभी थोड़ा और अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे। आपको अगर यहाँ पे दिख रहा है इसके सरफेस के ऊपर अलग अलग पैटर्न्स दिख रहे हैं गैस के, ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा गैस का पैटर्न बना हुआ है। बिकॉज वाई द हीलियम एंड हाइड्रोजन reacted on the surface and that's why this pattern created। इसमें आपको एक यहाँ पे पैटर्न दिखेगा, दिस वन, इसे रेड स्पॉट, जायंट रेड स्पॉट कहते हैं जुपिटर का। एंड इट इज एग्जैक्ट एक्चुअली एक बड़ा सा तूफान है ये। ओके, साइक्लोन कह सकते हो आप, जो कई सालों से जुपिटर के सरफेस के ऊपर है। अभी ये कितने सालों से है, तो जब से इसे पहले देखा गया लगभग 350 साल पहले इसे ऑब्जर्व किया गया था ये रेड स्पॉट को, तब से लेके आज तक ये यहाँ पे ही दिख रहा है। बीच में कई बार इसके जो पैटर्न था उसमें थोड़ी सी ब्लैक फेज आई थी, शेड आई थी। बट आज भी ये साइक्लोन जुपिटर के ऊपर दिखता है। तो लगभग ये 350 साल या उससे भी पुराना साइक्लोन जुपिटर के सरफेस के ऊपर है। सो दिस इज द जुपिटर। अभी जुपिटर के बारे में बहुत कुछ बात करने को है कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। एक शॉर्ट में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जुपिटर ने अर्थ के ऊपर लाइफ फॉर्म करने के लिए बहुत हेल्प की है। जुपिटर के ग्रेविटी की वजह से बहुत सारे एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स जो है, जो आउटर रीजन ऑफ आवर सोलर सिस्टम है, वहाँ से अंदर आए हैं सोलर सिस्टम के। एंड इट्स एक्चुअली डाइवर्टेड दैट कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड टूवर्ड्स अर्थ, और उसकी वजह से बहुत सारा पानी साथ में वो लेके आए एंड अर्थ के ऊपर वो पानी को उन्होंने डंप किया। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। द सेकेंड रीजन, कि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कोई एस्ट्रॉइड जो अर्थ के डायरेक्शन में आता था उसे ड्यू टू जुपिटर्स ह्यूज ग्रेविटी वो खुद के ऑर्बिट में उसे कन्वर्ट करता है या अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा बहुत बार जुपिटर ने अर्थ के ऊपर जो एस्ट्रॉइड कोलिजन होना था उसे बचाया है। सो दिस इज द सेकेंड रीजन जुपिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा मैंने आपको कहा कि जुपिटर जो है ये पहले उसके पोजीशन से अलग पोजीशन में था, टुवर्ड्स द सन था। अब उसकी वजह से हुआ क्या था कि जो अदर प्लैनेट्स थे जो फॉर्म होने वाले थे, उनका जो मटेरियल था वो सन के ग्रेविटी में अट्रैक्ट नहीं हो पाया। बिकॉज वाई,
जुपिटर एक्चुअली बैलेंसिंग दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर जुपिटर वहां नहीं होता तो बहुत सारा मैटर सन के और अट्रैक्ट होके उसमें मर्ज हुआ होता। बट ड्यू टू जुपिटर इन दैट पर्टिकुलर पोजिशन, बहुत सारा मैटर वहाँ ही स्टेबल हुआ। एंड देन जुपिटर जब वहां से रिलोकेट हुआ टू आउटवर्ड द सोलर सिस्टम, तो बाकी के प्लैनेट्स वहां पे फॉर्म हुए। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से, जुपिटर की वजह से अर्थ के ऊपर हमें सरवाइव हो सके, अर्थ के ऊपर लाइफ इवॉल्व हो सकी। एंड जो अभी अर्थ है वो उसी के कारण है। तो ये जुपिटर के बारे में था। थोड़ा सा अब जुपिटर की प्लानिटरी सिस्टम देखेंगे हम। जैसा मैंने कहा कि जुपिटर को बहुत सारे मून्स है, बट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ मून्स, 4 मून्स जो है, 4 मून्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको टेलीस्कोप से दिखते भी है। आप अगर नॉर्मल 4 इंच, 5 इंच या 2 इंच का भी टेलीस्कोप लोगे और उससे देखोगे, तो यहाँ पे आपको जुपिटर के आसपास एक 4 डॉट्स मिलेंगे अलग अलग पोजीशन में। तो वो उसके मून्स होते हैं। तो उसमें जो पहला मून होता है वो होता है आयो। तो आयो के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली। सी, दिस इज द आयो। आयो का जो इक्वेटोरियल डायमीटर है 3643 किलोमीटर है। रोटेशन पीरियड जो है लगभग 1.7 डे, मीन्स अर्थ के डबल है। और जो ऑर्बिटल पीरियड है वो भी सेम ही है। ओके। देन सरफेस टेम्परेचर काफ़ी कम है। अभी थोड़ा सा आयो के टाइडल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। ड्यू टू इट्स वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम जुपिटर, आयो इज सब्जेक्टेड टू ट्रिमेंडस टाइडल फोर्स। मीन्स जो आयो का ऑर्बिटल पाथ है वो इलिप्टिकल है, और उसकी वजह से जो डिस्टेंस है ऑर्बिट होने का आयो का अराउंड जुपिटर, ये चेंज होता रहता है। और उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी है वो कम ज़्यादा होता है। और उसी इफेक्ट को टाइडल फोर्सिंग कहते हैं, जैसा मून में भी हम देखते हैं। तो इसकी वजह से आयो के ऊपर जो है वो सरफेस के ऊपर प्लंज आते हैं। देन नो, इसके ऊपर बहुत सारे हीट स्ट्रॉम या वोल्केनोस भी कह सकते हो आप, ये क्रिएट होते हैं यहाँ पे। और उसका क्रस्ट है, उस क्रस्ट भी उसकी वजह से ही लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। मीन्स बिलो दैट क्रस्ट यू फाउंड द लिक्विड रॉकी स्ट्रक्चर, लिक्विड लावा स्ट्रक्चर, सॉरी। सो ये आयो है एक्चुअली। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स, आयो के ऊपर वाटर या किसी लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ड्यू टू इट्स नो स्ट्रक्चर एंड हीट एंड टेम्परेचर। अभी आयो के बाद हम देखेंगे द सेकेंड planet, moon of Jupiter, and that is Europa. Europa is the second promising moon or satellite of our solar system which actually contains water. थोड़ा सा हम इसका डिटेल देखेंगे। ये लगभग आयो के साइज में ही है, आयो के साइज जितना ही है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ओशन, ए वास्ट ओशन इज theorized टू एग्जिस्ट बिलो यूरोपाज आइसी क्रस्ट। अभी एक्चुअली इसमें होता क्या है कि यूरोपा के क्रस्ट के नीचे आइस है। एंड मैंने जैसा कहा कि जो टाइडल फोर्सिंग होती है, मीन्स मून अपना डिस्टेंस जो है, यूरोपा जो अपना डिस्टेंस है जुपिटर से वो कम ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से टाइडल फोर्स आता है। एंड ड्यू टू दैट उसे टाइडल हीटिंग भी कहते हैं। तो टाइडल हीटिंग होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि यूरोपा के क्रस्ट के नीचे वाटर के ओशंस हो सकते हैं। ओके, थेरेटाइज है, मीन्स अभी इसको प्रूफ नहीं मिला है, सॉलिड प्रूफ, क्योंकि हमने किसी रोवर को यूरोपा के ऊपर लैंड नहीं किया है अभी तक। बट देर इज a great chance that water is in liquid format or form below the Europa's crust. बट वाटर यूरोपा के ऊपर है इन आइस, ये डेफिनेटली प्रूव हुआ है। बिकॉज जितने भी हमने जुपिटर के स्टडी के लिए स्पेसक्राफ्ट सेंड किए हैं, लाइक गैलीलियो किया है, कैसिनी भी किया था, वॉयजर भी था, वो कई दिनों तक जुपिटर को ऑर्बिट करता रहा। तो ऐसे अलग अलग स्पेसक्राफ्ट ने यूरोपा को भी स्टडी किया है, और एक ही सामने आया है कि यूरोपा इज फुल आइसी स्ट्रक्चर, यूरोपा के ऊपर बहुत आइसी स्ट्रक्चर है। देन द लाइफ,
द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ वाटर ग्लेशियर्स एंड डिक्टेशन ऑफ क्ले लाइक मिनरल्स। अभी इसमें क्या हुआ है कि रिसेंटली वाटर तो दिखाई दिया है बट ऑर्गेनिक मैटर का भी डिटेक्शन हुआ है समहाउ, जो बहुत ही प्राइमरी फॉर्म होता है किसी भी लाइफ को क्रिएट करने के लिए, उस मिनरल्स को आयो के ऊपर डिटेक्ट किया गया है। अभी पूरी तरह से लाइफ नहीं वहां पे डिटेक्ट हुई, बट लाइफ फॉर्म होने के लिए जो मिनरल्स लगते हैं, कंपोजिशंस लगते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, उसके वहां पे डिटेक्शन हुआ है सरफेस के ऊपर आयो यूरोपा के। सो बिकॉज दिस टू रीजंस, कि एक तो उसके सरफेस के नीचे पानी होना चाहिए, ओके, एंड द सेकेंड वन इज द जो ऑर्गेनिक मैटर है या मिनरल मिले हैं, ये दो रीजंस के लिए यूरोपा को स्टडी भविष्य में बहुत किया जाएगा। और वहाँ पे भी अगर लाइफ सस्टेन हो सकती है या एग्जिस्टिंग है लाइफ, तो उसके बारे में यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज द यूरोपा। यूरोपा के बाद हम देखेंगे द नेक्स्ट इज गैनीमेड। सर यस। हेलो। हाँ, यस, हेलो। हेलो, हाँ बोलिए ना, आपका आवाज आ रहा है। सर मैं यूरोपा के बारे में कुछ ऐड करना चाहती थी। हाँ बोलिए ना। हेलो। हाँ, बोलो बोलो, यस। हाँ सर, कैसा प्रूफ है कि यूरोपा के नीचे समुद्र है। आपने यूरोपा को अगर ऑब्जर्व किया होगा तो उस पे ऐसा लाइनी स्ट्रक्चर है, हम्म। ऐसे लाइंस लाइंस है। यस यस। तो और वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में जुपिटर के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो वो बराबर। बहुत फास्ट रिवॉल्व करता है 3 साढ़े 3 दिन। और उसके वजह से क्या होता है सर, उस पे भरती ओटी आती है, मतलब वो ग्रेविटेशनल इसकी वजह से जो उसके नीचे के जो समुद्र है ना, वो हम्म। ऊपर ऐसे भरती ओटी करते हैं जिसकी वजह से लाइंस बने हैं ज्वार भाटे के। यस यस। और वो निरंतर चलाए उसके वजह से नहीं, क्या उसके अंदर का समुद्र जमता नहीं इतने, क्योंकि वो प्रक्रिया में उतनी हीट रहती ना, यस यस। उतना स्पीडली वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में उसके रिवॉल्व करता है। तो ये एक प्रूफ है कि जो एविडेंस है कि उसके ऊपर जो ऐसे लाइनी स्ट्रक्चर है वो जार भाटे के स्ट्रक्चर है। यस, राइट। यहाँ पे जो वैष्णवी बात कर रही है, एक मिनट, हम यूरोपा को वापस से देखेंगे। हाँ, ये जो आपको ये लाइन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, एक्चुअली ये एग्जैक्टली जब किसी टेक्टोनिक प्लेट्स एंड बिलो दैट टेक्टोनिक प्लेट्स कोई एक्टिविटीज होती है, जैसा लिक्विड वाटर की एक्टिविटी है, एंड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ जुपिटर ऑल्सो, उसकी वजह से जो एक्टिविटीज होती है उससे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। ओके। आप अगर किसी दूसरे प्लैनेट्स को, मून्स को देखोगे, तो उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देंगे आपको। जैसा अपना जो मून है, अर्थ का सैटेलाइट है, उसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज वी नो दैट द मून पूरा सॉलिड है, मीन्स रॉकी प्लैनेट, रॉकी सैटेलाइट है। तो अर्थ, यूरोपा के अंडर जो वाटर ओशंस है, वाटर के, जब वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उनके ऊपर इफेक्ट होता है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक एक्टिविटीज जिसे कहते हैं, उसकी वजह से ये लाइन पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। ऐसे ही लाइन पैटर्न्स एक और सैटेलाइट के बारे में फॉर्म होते हैं, जो हम बाद में देखेंगे। ओके। तो ठीक है, हम अभी दूसरे सैटेलाइट को जाएंगे। द थर्ड वन इज गैनीमेड। अभी जो गैनीमेड है, ये सभी चार सैटेलाइट्स में से सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ये गैनीमेड। ओके। अभी इसका आप देखोगे डायमीटर इज ऑल्सो 5262 किलोमीटर्स। बट गैनीमेड के ऊपर ऐसा कुछ खास एक्टिविटी नहीं है। गैनीमेड इज ओनली मून इन नो सोलर सिस्टम पजेस मैग्नेटोस्फीयर। अभी मैग्नेटोस्फीयर जो है ये क्या होता है, कोई बताएगा यहाँ पे? यस। किसी को कुछ आइडिया मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है? ठीक है, आप मुझे इसका होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है मुझे बताइए, बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज इन नो नेक्स्ट क्लासेस या नेक्स्ट टर्म्स में इसका यूज होगा मैग्नेटोस्फीयर का। तो इसका वो मुझे बताइए डिटेल बाद में। सो
गैनीमीड है बहुत ही मीन्स रॉकी है, इसके ऊपर कुछ वाटर या ऐसा कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ है। द लास्ट मून ऑफ जुपिटर मीन्स फ्रॉम अमंग द 4 बिगेस्ट मून कैलिस्टो है। दिस इज द कैलिस्टो। कैलिस्टो जो है ये गैनीमीड से छोटा है बट आयो एंड यूरोपा से काफी बड़ा है। उसका जो डे है 16.7 डेज का एक ऑर्बिटल पीरियड है। देन द लैंडस्केप ऑफ कैलिस्टो इज दैट इसके सरफेस के ऊपर जो मीन्स रॉकी स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड एंड इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा, क्रेटर्स दिखाई देंगे यहाँ पे आपको ऐसे। बिकॉज वाई कि ये जो है ये सबसे बाहर के ऑर्बिट में है जुपिटर के। तो जो भी छोटे छोटे एस्ट्रॉइड है ड्यू टू जुपिटर्स ग्रेविटी जब जुपिटर की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो पहला उनका इंटरेक्शन या इंटरसेक्शन जो है कैलिस्टो के ऑर्बिट से होता है। तो दैट्स वाई द मेजर इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स यहाँ इसके ऊपर हैपन हुआ है। तो ये एक रीजन है इसका कि ये यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रेटर्स एंड ये दिखाई देंगे। और एक फैक्ट यहाँ पे आपको अगर बताना है तो जितने भी ये मून्स है जुपिटर के खास तौर पर वो एक्चुअली उनको जो नाम दिया गया है ये पहले 3 जो मून है उनको एक ग्रीक माइथोलॉजी में फीमेल का नाम दिया गया मीन्स आयो, यूरोपा एंड जेनिमिड। ये एक फीमेल नेम है बट द लास्ट नेम कैलिस्टो इज अ मेल नेम, जो ग्रीक माइथोलॉजी में एक प्रिंस था। तो दिस इज द वन फैक्ट अबाउट द यू नो these 4 moons of Jupiter. Okay, if you take अभी थोड़ा सा जुपिटर के कोर स्ट्रक्चर को हम देखेंगे क्या है। सी द कोर ऑफ जुपिटर इज वेरी स्मॉल एंड डेंस सॉलिड रॉक। अभी डेंस सॉलिड रॉक है, बस ये कौन से मैटर का है ये अभी तक हमें पता नहीं चला। बिकॉज वाई कि जो हमने स्टडी किया है हमारा जो पर्टिकुलर स्पेस क्राफ्ट है ये अभी तक जुपिटर के सरफेस के ऊपर लैंड नहीं हो सके। ओके, जब भी हम कुछ लैंडिंग, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है आप यहाँ पे देख सकते हो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो आउटर एरिया है वो काफी थिक है। तो इसकी वजह से जो फ्रिक्शन एंड लॉट ऑफ स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स जो है उसकी वजह से कौन सा भी एयरक्राफ्ट उसमें सरवाइव नहीं हो पाता ताकि वो लैंड करे जुपिटर के सरफेस के ऊपर। एंड अगर लैंड भी कर पाए तो उसमें से वो जो सिग्नल भेजेगा अर्थ के ऊपर वो हमें रिसीव नहीं हो पाएंगे ड्यू टू दैट गैसियस एंड स्टॉर्म और जो साइक्लोन से उसकी वजह से। तो ज़्यादा सरफेस का स्टडी यहाँ पे नहीं हमने किया है, मीन्स कम जानकारी है। बट जो भी है मोस्ट ऑफ दी इसका जो कंपोजिशन ही है ये हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना है। देन लिक्विड मेटेलिक हाइड्रोजन एंड लिक्विड हीलियम उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी लो इन द कोर नियर कोर एरिया, सो जो हाइड्रोजन एंड हीलियम है यहाँ पे लिक्विड फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर था जुपिटर का। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्लैनेट। जब हम इसके फैक्ट्स के बारे में देखेंगे तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तब। ओके, तो विल go to the next planet of our solar system after Jupiter, and which is the Saturn, a very beautiful planet if you see its view through telescope. तो इसमें क्या खासियत है, कोई बताएगा क्या डिफरेंस है इसमें? So it's Jane ring. यस, इसकी जो रिंग स्ट्रक्चर है सैटर्न का ये काफी बड़ा है और उसकी वजह से इसे बहुत यूनिक लुक आया है हमारे सोलर सिस्टम में। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इट इज द सेकेंड बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। एंड ऑब्वियस इट इज ऑल्सो ए गैसियस प्लैनेट। ये कंप्लीटली गैसियस प्लैनेट है एंड मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ गैस इज हीलियम। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में देखेंगे। ऑलमोस्ट 1,20,536 किलोमीटर इसका टोटल इक्वेटोरियल डायमीटर है।
इसका जो मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन है ये ऑलमोस्ट 9.58 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। मीन्स आप इसे कह सकते हो कि इट्स अबाउट 90 करोड़ किलोमीटर है। ओके, द रोटेशन पीरियड ऑफ सैटर्न इज 10 आवर्स 39 मिनट्स। अभी इसमें क्या हुआ है, बहुत सालों तक मीन्स रिसेंटली इसका जो रोटेशन था अराउंड इट्स ओन एक्सेस वो हम फिक्स नहीं कर पा रहे थे कितना था, बिकॉज ये जो सरफेस था ये पूरा गैशियस सरफेस है। और उसकी वजह से आपको पता है कि किसी प्लेनेट का अगर हमें डे फाइंड करना है तो हम उसका कौन सा तो भी एक क्रेटर या ऐसा पॉइंट पिक करते हैं कि वो पॉइंट अगर नेक्स्ट कब अपियर होता है उसी पोजीशन में, वो टाइम हम कैलकुलेट करके उसका रोटेशनल पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सैटर्न के बारे में ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज ऑल सरफेस इज टोटली गैस। तो इसके ऊपर कोई क्रेटर कोई पॉइंट मिल नहीं सकता था, और मिला भी तो उसका जो मूवमेंट है वो काफी जल्दी होता था, तो एक्यूरेट उसका रोटेशनल पीरियड ढूंढ पाना मुश्किल जा रहा था। बट आफ्टर द कैसिनी एयरक्राफ्ट जब वहाँ पे गया फ्लाई बाय, तो वो एक्यूरेट पीरियड भी हमें मिल सका, और वो लगभग 10 घंटे 40 मिनट था। देन इसका जो सोलर ऑर्बिट का जो पीरियड है वो 39 ईयर्स है। देन रिंग्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। इसके जो इसकी रिंग्स है ये पर्टिकुलरली स्मॉल स्मॉल आइस पार्टिकल्स एंड रॉकी डस्ट जो होती है उससे फॉर्म हुई है। इसमें जो पार्टिकल्स है उसकी साइज जो है ये आपके सबसे जो थिनेस्ट पार्टिकल है मीन सैंड पार्टिकल है उससे भी छोटे साइज से लेके कई किलोमीटर के साइज तक के पार्टिकल्स, ऐसे अलग अलग साइज से ये रिंग बना है। एंड ये इसलिए बना है कि इसकी जो ग्रेविटी है ये इतनी ग्रेविटी थी इसकी, जो भी एस्ट्रॉयड या जो भी रॉकी एलिमेंट इसके ग्रेविटी के स्ट्रक्चर में आता था तो वो ड्यू टू इट्स टाइडल फोर्सिंग वो क्रश हो जाता था। और वो क्रश होने के कारण उसके जो पार्टिकल्स थे वो उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं। ओके, एंड देयर इज वन मोर रीजन टू फॉर्म दिस रिंग अराउंड ओनली सैटर्न। आपको अगर रोश लिमिट के बारे में पता है तो उसकी वजह से भी इसे ये रिंग मिला है। You study the Roche limit and tell me what is the exact meaning of that and significance. Then the moons. अभी सैटर्न के जो मून्स है आप यहाँ पे देख सकते हो 150 मून्स है, बट इट इज नॉट कांस्टेंट फिगर, ये चेंज होते रहते हैं। उसमें से कई मून्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन मून्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे उसके प्लैनेट सिस्टम में। सी दिस मून्स, जैसा आप डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे मून्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे, बट इसमें से जो दो मून्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको देखना है। तो उसमें जो है टाइटन एक है एंड इंसेलिडियस एक है, दिस वन। तो इंसेलिडियस को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। सी, मैंने जो कहा था ना आपको कि यूरोपा के ऊपर जो लाइन स्ट्रक्चर दिख रहा था, सेम लाइन स्ट्रक्चर इस मून के ऊपर भी है। बिकॉज वाई, कि इस मून को जब हमने कैसिनी से, आई थिंक कैसिनी से ही शायद डिटेल में स्टडी किया, तो इसके सरफेस के ऊपर शॉवर्स, बड़े बड़े शॉवर टाइप स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। बिकॉज वाई, कि ये जो मून है इंसेलिडियस, इसका टाइडल फोर्स के कारण इसके टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी एक्टिविटीज होती है, और उसकी वजह से जो इसके ऊपर जो मीन्स आइस फॉर्मेट में वाटर है उसका भी लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्जन होके भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण इसके ऊपर ये लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। अगर यूरोपा के बाद में कहाँ पे लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है या सरवाइव होने की पॉसिबिलिटी है तो उसे एंसेलिडियस उस लिस्ट में सबसे टॉप है, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड वाटर हो सकता है, ऐसा एस्ट्रोनॉमर्स का बहुत मीन्स स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। और जहाँ पे लिक्विड वाटर सरवाइव होता है डेफिनेटली वहाँ पे लाइफ भी ग्रो हो सकती है। सो दिस इज द वेरी प्रॉमिसिंग प्लैनेट और सैटेलाइट वेयर वी कैन नो फाइंड सम माइक्रो लाइफ स्ट्रक्चर। तो ये एनसेलिडियस है, इसका थोड़ा सा डिटेल आप देखोगे तो
508 किलोमीटर डायमीटर है इसका। जो इसका रोटेशन पीरियड है ये ऑलमोस्ट 1.37 डेज है। यहाँ पे देखिए, ये जो मैं आपको कह रहा था वोल्केनोज, ये जो है ये साउथ पोल को शूट लार्ज जेट्स ऑफ वाटर वेपर इनटू स्पेस। इंटरनेट में आप अगर ये डालोगे क्रायो वोल्केनोज, तो आपको उसकी एक फिगर मिलेगी जो स्पेसक्राफ्ट ने पिक्चराइज की है, कि जो साउथ पोल है यहाँ पे, उसके ऊपर बहुत सारे एक जेट, वाटर जेट या वाटर वेपर के जेट स्पेस में इजेक्ट किए गए हैं। एंड उसकी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि इसके सरफेस के नीचे वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्मेट में होना चाहिए, बिकॉज वाटर वेपर अगर होती है तो सर्टनली उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। बट इंसेलिडियस ऐसे पोजीशन में है फ्रॉम सन कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, लाइक -200 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पे वाटर की वेपर तो हो ही नहीं सकती। बट ड्यू टू टाइडल फोर्स एंड टाइडल हीटिंग, ये वाटर जो है आइस वाटर, ये लिक्विड वाटर एंड देन वेपर में कन्वर्ट हुआ है गैस में, और उसके जेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वाटर भी आपको दिख रहा होगा। इंसेलिडियस सीम्स टू हैव लिक्विड वाटर अंडर इट्स आइसी सरफेस। ये जो सरफेस है ये टोटली आइसी सरफेस है इसका, एंड ड्यू टू टाइडल हीटिंग इसके सरफेस के ऊपर, सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर हो सकता है, ऐसा एस्ट्रोनॉमर्स का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। बिकॉज ऑफ अपेरेंट लिक्विड वाटर नियर सरफेस, इंसेलिडियस को जो है, मैंने जैसे कहा कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टू नो find terrestrial, extraterrestrial life, or we can also go there and sustain life there. तो ये इंसेलियस काफी इम्पोर्टेंट है। देन एक्सक्यूज यस, मी सर। यस, सर एक्चुअली एक थोड़े इमरजेंसी के वजह से मुझे आज लीव करना पड़ेगा। ओके, सो नो इश्यू। सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा उसका। यस यस, नो इश्यू, यू कैन सी रिकॉर्डिंग। ओके सर। यस, देन आफ्टर इंसेलिडियस हम जाएंगे द दिस टाइटन, अगेन द सेकेंड इंटरेस्टिंग मून ऑफ सैटर्न। टाइटन के बारे में, अभी टाइटन के बारे में अगर आपको जानना है तो ये ऑलमोस्ट इंसेलिडियस जितना ही है साइज में। अभी एक खासियत इसकी ऐसी है कि इसमें जो आपको दिखेगा, देयर आर ए फर्स्ट लिक्विड लेक सीन एनीवेयर इन द सोलर सिस्टम। मीन्स अर्थ के बाद जहाँ पे लिक्विड फॉर्मेट में किसी मैटर को देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, तो वो टाइटन है। बट व्हाट दैट लिक्विड इज, इट इज मीथेन, लिक्विड मीथेन के लेक है वहाँ पे। ओके, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम है, आप यहाँ पे देख सकते हो -179 डिग्री सेल्सियस है। तो इतने कम टेम्परेचर को मीथेन गैस जो है ये लिक्विड फॉर्म में स्टोर मीन्स एग्जिस्ट होता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे लिक्विड मीथेन के लेक्स है बहुत बड़े बड़े। और आपको जैसा पता है कि इस लेक में जो है मीथेन इज वन ऑफ द बेसिक कंपोजिशन और ऑर्गेनिक मैटर विच हेल्प टू फॉर्म लाइफ। लाइफ के जो बेसिक सेल्स के कंपोजिशन होते हैं, जिससे हम प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक प्रोटीन कहते हैं, जिसे जो लाइफ सेल्स फॉर्म होने के लिए मदद करते हैं, उसमें मीथेन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स वाई मीथेन ऑल्सो नो हैव ए पॉसिबिलिटी कि उसके ऊपर भी लाइफ किसी फॉर्म में ग्रो हो रही होंगी। तो उसी की वजह से यहाँ पे भी बहुत सारे मिशंस मीन्स स्टडी मिशंस गए हैं जो इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए कि बिलीव दैट द टाइटन में रिसेंबल द अर्थ अर्ली स्टेज, मीन्स अर्ली स्टेज का जो अर्थ था, मैंने जैसे कहा कि जहाँ पे सिंगल सेल लाइफ फॉर्म हो रही थी, इन दैट पोजीशन अर्थ के ऊपर भी मीथेन जो था उस वो काफी हेल्पफुल रहा अर्ली स्टेज लाइफ फॉर्मेशन में। तो उसी की वजह से ऐसा कहा जाता है कि टाइटन के ऊपर भी लाइफ हो सकती है या इन फ्यूचर फॉर्म हो सकती है, बिकॉज टाइटन हैव ए वेरी मच रिसोर्स ऑफ मीथेन इन लिक्विड फॉर्मेट। तो ये एक टाइटन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है फॉर द सैटर्न का।
So this is the sixth planet of our solar system, which is Saturn. Okay, तो अब हम सैटर्न के बाद द नेक्स्ट प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम का, उसके उसको विजिट करेंगे, एंड इट इज यूरेनस। तो अभी इसमें आपको क्या अलग दिख रहा है यूरेनस में, कोई बताएगा? This planet also has a ring. यस, सी, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये तीनों प्लैनेट को रिंग है। जुपिटर को भी रिंग है, बहुत थिन रिंग है। वो नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं दिख सकती, आपको हाई पावर टेलीस्कोप लगेंगी। और जब जुपिटर के ऊपर जब पहला मिशन छोड़ा गया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तब जाके हमें जुपिटर की रिंग दिखी थी। तो सेम यूरेनस की भी रिंग है, बट जुपिटर से काफी बड़ी है एंड सैटर्न से कम है। तो ये जुपिटर है, सॉरी यूरेनस है। तो यूरेनस के बारे में और आपको कुछ यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है क्या, कुछ अलग? हम्म, थोड़ा सा मैं और इसको ना दिखाता हूँ आपको, ताकि आप डिटेक्ट कर पाओ यूरेनस के बारे में। ठीक है, तो देखिए, अभी यूरेनस जो है, पहले तो इसका थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे, फिर मैं आपको इसका मीन्स डिफरेंट क्या है बताऊंगा। तो इसका इक्वेटोरियल डायमीटर 51,118 किलोमीटर है। लगभग जो इसका मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन है, ये 19 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मीन्स 20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अभी ये मीन डिस्टेंस क्यों लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स होते हैं, ये ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो इसमें दो आपको वैल्यूज मिलेंगे, एक बहुत ज़्यादा एंड बहुत कम। तो इन दोनों का मीन यहाँ पे लेना पड़ता है। तो ये मीन डिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं। देन द सोलर ऑर्बिट पीरियड और रोटेशन पीरियड फर्स्ट इज 17 आवर 14 मिनट्स, एंड सोलर ऑर्बिट पीरियड इज 84 ईयर्स है। ओके, अभी डिस्कवरी जो है यूरेनस, जब मैं इसका फैक्ट आपको बताऊंगा तब मैं डिस्कस करूंगा, बट अभी आया है यहाँ पे तो बताता हूँ कि यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। सैटर्न, जुपिटर एंड जो पहले के प्लैनेट्स थे, वो काफी एंशियंट टाइम से ह्यूमंस को पता थे कि ये प्लैनेट्स है, उनकी ये पोजीशन है। बट यूरेनस इज फार फ्रॉम अस और फार फ्रॉम सोलर सन। तो वो अभी लेटेस्ट एरा में डिटेक्ट हुआ है या डिस्कवर हुआ है, और विलियम हार्शले ने इसका डिस्कवरी किया है 1781 में। अभी जो मैं आपको इम्पोर्टेंस या कुछ अलग बताने वाला था, ये था एक्सियल टिल्ट। यूरेनस हैज एन एक्सियल टिल्ट ऑफ 97.77 डिग्री। मींस इसका जो एक्सेल है रिवॉल्यूशन का, वो लगभग 90 या मोर देन 90 डिग्री टिल्ट है। मींस अगर अदर प्लैनेट्स सन के अराउंड एक वर्टिकल एक्सेल के मींस रिवॉल्व हो रहे हैं, तो यूरेनस जो है ये एज में रिवॉल्व हो रहा है। मींस लाइक बॉल जो है, बॉल हम अगर रिवॉल्व करेंगे किसी प्लेन पे, तो जैसा वो रिवॉल्व होगा, वैसा ही ये यूरेनस रिवॉल्व हो रहा है। क्योंकि इसका जो एक्सेल है, टिल्ट है, ये 90 डिग्री या 9 मोर देन 90 डिग्री टिल्ट है। उसकी वजह से ऐसा आप कह सकते हो कि एक बॉल सन के अराउंड जैसा घूमेगा ना टिल्ट वाइज, वैसा ये टिल्ट हो रहा है। एंड इफ द स्काई इज नो रियली डार्क, then you can observe this planet through naked eye also। बहुत ही फेंट डॉट में दिखेगा, बट इन टूडेज पोल्यूटेड स्काई एंड इन्वायरमेंट, ये नेकेड आई से दिखना बहुत ही मुश्किल है। यू नीड सम स्पेसिफिक टेलीस्कोप, तब आपको ये दिखाई देगा। ओके, इसका जो सरफेस है, थोड़ा हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सी,
इसका जो कोर जो है ये सिलिकेट आयन निकेल का कोर है। एंड उसके बाद जो उसका मेंटल जो है मीन्स आफ्टर कोर जो एरिया आता है उसे मेंटल कहते हैं। तो उसमें वाटर, अमोनिया एंड मीथेन आइस है यहाँ पे। एंड उसके बाद जो आता है वो एटमॉस्फेयर में पूरा हाइड्रोजन, हेलियम एंड मीथेन है। मीन्स दिस इज ऑल्सो ए गैशियस प्लैनेट, मीथेन, सॉरी यूरेनस। तो इसमें मोस्टली हाइड्रोजन, हेलियम एंड मीथेन मिलेगा। अभी आपको अगर पता होगा कि ये ब्लू क्यों दिखता है ज्यादा, व्हाई इट इज लुक लाइक नो ब्लू, कोई बताएगा इसका रीजन? यस, व्हाई यूरेनस लुक लाइक ब्लूइश प्लैनेट? नहीं पता। देखिए जो कंपोजिशन होता है हर एक प्लैनेट का, उसकी वजह से उसको कलर फॉर्मेशन आता है, जैसे हमने मार्स के बारे में भी देखा। तो यूरेनस के सरफेस में खास तौर पर ज्यादा जो गैस आपको मिलता है वो मीथेन गैस मिलता है। मीथेन एंड वाटर कंपोजिशन उसमें ऐड होता है। तो उसी की वजह से उसका जो शेडिंग होता है वो थोड़ा सा ब्लूइश कलर का यहाँ पे दिखता है। और उसके ऊपर यहाँ पे जैसा बताया कि गैशियस एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली ट्रांजिशन टू द लिक्विड लेयर्स, मीन्स गैसेस के एटमॉस्फेयर से वो लिक्विड लेयर में ट्रांजिशन होता है। तो आपको जैसा पता है कि जहाँ पे लिक्विड सरफेस ज्यादा होता है, जैसा अर्थ भी है, अर्थ के ऊपर ज्यादा लिक्विड है वाटर फॉर्म में। तो जहाँ पे लिक्विड फॉर्मेशन होता है तो लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें ब्लू कलर ज्यादा स्प्रेड आउट होता है थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। और उसकी वजह से हमारा जो स्काई भी हमें दिखता है उसी की वजह से ब्लू दिखता है। या वाटर भी आप देखोगे फ्रॉम स्पेस, अर्थ को देखोगे तो वो आपको ब्लू दिखेगा जहाँ पे वाटर है अर्थ के ऊपर। तो एग्जैक्टली इसका जो सरफेस है आफ्टर द गैस सरफेस, तो उसमें लिक्विड आपको ज्यादा दिखाई देगा इन लिक्विड फॉर्मेट, यहाँ पे जो उन्होंने बताया है। तो उसकी वजह से उसका जो थोड़ा सा लाइट है वो लिक्विड ब्लूइश लाइट उसको मिलता है। ओके, तो ठीक है, ये भी देखा है हमने। अभी थोड़ा सा इसका प्लानिटरी सिस्टम देखेंगे क्या है। तो इसका भी अलग अलग इसको सैटेलाइट्स है, खुद के एरियल है, पंख है, मिर मिरांडा है, टाइटेनिया है, ओब्रियन है। तो ऐसे सैटेलाइट्स इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं। बट आपको अगर कुछ फैक्ट में बताओ कि यूरेनस को स्टडी करने के लिए ज्यादा स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे नहीं गए हैं। सिर्फ वॉयजर 2 जो स्पेसक्राफ्ट है वही यूरेनस तक गया है और उसको फ्लाई बाय में उसको स्टडी किया है। तो इसी के वजह से उसका जो प्लानिटरी स्ट्रक्चर है ये सैटेलाइट्स का, इसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास इतनी नहीं है। काफ़ी कम इंफॉर्मेशन है, लाइक शेप है, रोटेशन पीरियड वगैरह है। बट जो डिटेल कंपोजिशन है कि उसके ऊपर क्या है, कौन सा मटेरियल है, ये नहीं मिलता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत कम स्पेस मिशंस यहाँ पे गए हैं। तो आप अगर देखोगे तो इसके बारे में थोड़ा सा मीन्स कम ही सभी सैटेलाइट्स के बारे में हमें पता है। तो ये यूरेनस है। अभी यूरेनस के बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट आता है एंड विच इज द ऑलमोस्ट द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, विच इज नेपच्यून। सो हियर इज द नेपच्यून, सी दिस इज द नेपच्यून। अभी नेपच्यून का भी आप अगर कलर देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट ब्लूइश कलर में है। इसका थोड़ा सा पहले डिटेल देखेंगे। इट्स इक्वेटोरियल डायमीटर इज 59,528 किलोमीटर। जो गैशियस प्लैनेट्स है उसमें सबसे छोटा या स्मॉल गैशियस प्लैनेट नेपच्यून है। ओके, उसका जो डिस्टेंस भी है डिस्टेंस भी है ये काफ़ी कम है, सॉरी काफ़ी ज़्यादा है फ्रॉम सन। उसकी डिस्कवरी भी जो है ये लेटेस्ट है, मीन्स 19th सेंचुरी में इसकी डिस्कवरी की गई है। और इसकी डिस्कवरी की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप अगर कभी पढ़ोगे
तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुई। गैलीलियो ने भी नेपच्यून की डिस्कवरी की थी, बट एट दैट टाइम गैलीलियो ने उसे स्टार में स्टार करके उसका मेंशन किया था रिकॉर्ड्स में। बट आफ्टर जैसा टेलीस्कोप्स टेक्नोलॉजी बढ़ी, डेवलप हुई, तो हमने देखा कि ये स्टार नहीं है, ये एक प्लेनेट है, और फिर उसकी डिस्कवरी हुई थी। तो ये नेपच्यून है। अभी नेपच्यून के थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे देखेंगे हम, कि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ऑलमोस्ट जैसा यूरेनस का स्ट्रक्चर है वैसा ही इसका स्ट्रक्चर है। जो मेंटल में वाटर, अमोनिया एंड मीथेन आइस, और सेम जैसा उनका जो फ्रॉम गैस टू लिक्विड लेयर में ग्रेजुअली ट्रांजिशन होता है, वैसा ही हो रहा है। और उसी की वजह से इसको भी थोड़ा सा ब्लूइश कलर आता है। मीन्स आप अगर उसके ऊपर लाइट का रिफ्रैक्शन देखोगे तो ब्लूइश में ज़्यादा दिखेगा। तो ये एटमॉस्फेयर है उसका। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेपच्यून। तो नेपच्यून के बाद अभी हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम है ये ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे खत्म होता है। बट कई सालों तक एक ऐसा प्लैनेट है जिसे हमने नाइन्थ प्लैनेट के तौर पर देखा था, और उसका नाम प्लूटो है। तो थोड़ा प्लूटो के बारे में देखेंगे एंड देन विल स्टार्ट टू स्टडी द फैक्ट्स अबाउट दिस प्लैनेट्स। तो प्लूटो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। दिस इज द प्लूटो। प्लूटो का डिटेल आप देखोगे तो इसका जो साइज है ये काफी छोटा है। मीन्स ऑलमोस्ट ये हमारे मून से भी छोटा इसे आप कह सकते हो। और इसकी जो वेलोस ऑर्बिट है, ये कुछ सालों के बाद वो ऑर्बिट चेंज होती रहती थी, और काफ़ी इलिप्टिकल ऑर्बिट थी। तो ऐसे कुछ रीजंस थे, उसकी वजह से प्लूटो का जो बाद में प्लैनेट का डेजिग्नेशन था उसे निकालकर ड्रॉप प्लैनेट के डेजिग्नेशन में उसे रखा गया। इसकी डिस्कवरी का जो स्टोरी है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी 9 प्लैनेट एज अ क्लासिफाई किया गया था। तो वो डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट 2006 में इसे ड्रॉप प्लैनेट के क्लासिफिकेशन में वापस से दिया, चेंज किया, क्योंकि इसका जो इसके सिमिलर साइज कुछ प्लैनेट्स हमें मिले, जैसा मैंने आपको बताया क्रिस है, अलग अलग प्लैनेट्स है जो नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं। तो इसकी वजह से इसका जो प्लानिटरी पोजीशन, प्लैनेट डेजिग्नेशन था, वो निकाल के ड्रॉप प्लैनेट के कैटेगरी में इसे पुट किया गया था। इसका स्ट्रक्चर आप अगर देखोगे तो काफ़ी मीन्स डेंस सॉलिड रॉक है। देन इसका वाटर आइस का एक लेयर आता है मेंटल में, और ऊपर जो है नाइट्रोजन आइस है। ओके, एंड क्रस्ट है इसको ऊपर से। इसकी वजह से इसका जो एक कलर जो है ये आपको नॉर्मल कलर ही दिखेगा, ब्लूइश में नहीं दिखेगा, बिकॉज जो नाइट्रोजन गैस का क्रस्ट ऊपर आता है उसकी वजह से इसे ब्लूइश कलर नहीं मिला है या नहीं दिखता है उसका। तो ये प्लूटो था। अभी एज पर आवर सोलर सिस्टम स्टडी जो हम कर रहे हैं, उसमें नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ये जो बाहर का आपको एक एस्ट्रॉयड बेल्ट जैसा ही एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर क्या है, ये अलग अलग जो ड्रॉप प्लैनेट है ये क्या है, एंड देन बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम क्या है एग्जैक्टली तो ये हम छोटा सा एक सेशन रखेंगे आफ्टर दिस सेशन। उसमें हमारी सोलर सिस्टम के जो बचे रिमेनिंग फैक्ट्स थे उनको कवर करेंगे। ओके, तो नाउ विल सी द सम facts about this planet which we studied right now. So let's go to there. ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको मेरा? Yes, sir. Okay, so now let's check the facts. जैसा मैंने आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में कहा था, मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड फ्रॉम 1 मीटर साइज टू 900 किलोमीटर साइज, इस साइज के एस्ट्रॉयड बेल्ट में आपको एस्ट्रॉयड मिलेंगे, जिसके ऊपर कंटिन्यूअस हमारी अर्थ से अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज मॉनिटरिंग कर रही है। अभी थोड़ा जुपिटर के क्विक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। पहला फैक्ट है जुपिटर इज मैसिव प्लैनेट,
मीन्स ये इतना मैसिव है कि अगर इसके मास में अगर कुछ 4 to 6 टाइम्स या 9 टाइम्स मास ऐड करोगे तो वो ड्यू टू इट्स ओन ग्रेविटेशनल पुल ये कोलैप्स होगा। तो इतना बड़ा प्लैनेट मीन्स है ये। देन जुपिटर कैन नॉट बिकम ए स्टार, जो मैंने आपको कहा कि जुपिटर भी एक स्टार बन सकता था, बट उसका जो मास था वो थोड़ा सा कम हुआ, लाइक नो कि 70 टाइम्स कम मास हुआ, और उसकी वजह से ये एक स्टार में कन्वर्ट नहीं हो पाया। जुपिटर इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है ये सबसे फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। द ग्रेट रेड स्पॉट हैज बीन अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट इज ऑलमोस्ट 350 ईयर्स या उससे भी ज्यादा टाइम से ये जो ग्रेट रेड स्पॉट जिसे कहते हैं मीन्स साइक्लोन जो है वो वहां पे है। जुपिटर हैज रिंग्स, मैंने आपको जैसा बताया कि जुपिटर को भी रिंग स्ट्रक्चर है, बट वो काफी थिन है, इसकी वजह से वो हमारे सोलर सिस्टम टेलीस्कोप से दिखता नहीं है। आपको एडवांस टेलीस्कोप्स लगेंगे वो देखने के लिए। देन जुपिटर हैज 67 मून्स। अभी ये जो मून की अमाउंट ये है नंबर्स है, ये चेंज होते रहते हैं, फ्रॉम 60 to 70 ये वेरी करते हैं। जुपिटर हैज बीन विजिटेड 7 टाइम्स बाय स्पेसक्राफ्ट। अभी 7 टाइम्स फ्रॉम फर्स्ट जो मिशन मैसेंजर छोड़ा था, मैसेंजर नाम का, उसके बाद गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट छोड़ा, कैसिनी छोड़ा, बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट हमने जुपिटर के स्टडी के लिए यूज किए हैं। तो ये कुछ क्विक फैक्ट्स थे जुपिटर के बारे में। देन विल कम टू द सैटर्न्स क्विक फैक्ट। पहला जो है, सैटर्न इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मीन्स व्हाट, इसकी जो डेंसिटी जो है ये काफी कम है, वाटर से भी कम है। वाटर की डेंसिटी हम एज ए स्टैंडर्ड पकड़ते हैं, कंसिडर करते हैं ऑन अर्थ, दैट इज 1 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा मीन्स है कुछ तो भी। बट सैटर्न की डेंसिटी 0.63 kg पर मीटर क्यूब है। मीन्स अगर किसी बड़े से वाटर के लेक में आप अगर सैटर्न को डुबाओगे तो वो डूबेगा नहीं, वो फ्लोट होगा, बिकॉज इट्स डेंसिटी इज वेरी लेस। देन सैटर्न हैज ओनली बीन विजिटेड 4 टाइम्स बाय स्पेसक्राफ्ट। सैटर्न को भी 4 टाइम्स ही विजिट किया गया, जैसा वॉयजर से किया है, कैसिनी से किया है, और भी 2 मिशंस थे, वॉयजर 1 एक था उसमें से। तो ऐसे 4 टाइम्स स्पेसक्राफ्ट से उसे विजिट किया गया है। द लेंथ ऑफ ए डे ऑन सैटर्न वॉज ए मिस्ट्री अंटिल रिसेंटली। जैसा मैंने आपको कहा कि उसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड था अराउंड इट्स ओन एक्सेस, वो फाइंड आउट करना काफी डिफिकल्ट जा रहा था, बिकॉज उसका सरफेस जो था वो गैशियस सरफेस था, और वो गैस का मूवमेंट प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बट नाउ रिसेंट टेक्नोलॉजी एंड जैसे हमने कुछ स्पेसक्राफ्ट छोड़े हैं, उसकी वजह से उसका जो गैशियस स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी हमने उसका रिवॉल्यूशन स्पीड फाइंड आउट किया है। समटाइम्स द रिंग डिसअपियर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे हमारे अर्थ के एक्सेल को भी टिल्ट है, वैसा ही सैटर्न के एक्सेस को भी टिल्ट है। तो व्हेन इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ऐसे कुछ पोजीशंस आते हैं जहाँ पे सैटर्न की रिंग जो है ये कंप्लीटली पैरेलल टू आवर व्यू, जो हमारा व्यू होता है सैटर्न को देखने का, उसमें पैरेलल हो जाती है, और उसकी वजह से उसकी रिंग्स दिखाई नहीं देती। तो इसे डिसअपियर ऑफ रिंग्स कहते हैं। ऐसा 2008 और 2009 में हुआ था एक साल, और अगेन 2024 और 25 को ऐसा होने जा रहा है, जहाँ पे आप सैटर्न की रिंग नहीं देख पाओगे, कंप्लीटली ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी। ओके, सो थोड़ा टाइम है आपके पास तो आप इसे देख लो, इस रिंग को। यू कैन सी सैटर्न विथ योर ओन आइज। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि ऐसे 5 प्लैनेट्स ही है हमारे सोलर सिस्टम में जिसे हम हमारे आंखों से देख सकते हैं, उसमें से सैटर्न एक है। देयर कुड बी लाइफ नियर सैटर्न, जैसा मैंने आपको कहा कि टाइटन एंड इंसेलेडियस, ये 2 सैटेलाइट्स है सैटर्न के, जिसके ऊपर पॉसिबली लाइफ हो सकती है या इन फ्यूचर वहां पे ग्रो हो सकती है। ओके, तो ये तो था सैटर्न के बारे में। यूरेनस के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स। यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अभी ये कोल्ड क्यों है, जैसा मैंने कहा कि यूरेनस रिवॉल्व होता है, बट मोर देन 90 डिग्री इसका टिल्ट है, तो मैक्सिमम इसका जो ये सरफेस जो है यही सूरज की तरफ होता है। द रिमेनिंग सरफेस इज ऑलमोस्ट
90% हमेशा अंधेरे में ही रहता है, तो उसकी वजह से उसका वो पार्ट हमेशा कोल्ड रहता है, तो इसकी वजह से इसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। यूरेनस ऑर्बिट द सन ऑन इट्स साइड, जैसा मैंने कहा कि ये टिल्ट 90 डिग्री से भी ज्यादा है, तो एक बॉल जैसा रिवॉल्व होता है ना ग्राउंड पे, वैसा ये साइड से रिवॉल्व हो रहा है उसके ऑर्बिट में। ए सीजन ऑन यूरेनस लास्ट वन लॉन्ग डेज मीन्स 42 years। जो सीजन्स है मीन्स जैसा समर हमारे यहाँ पे आता है तो ऑलमोस्ट 3-6 मंथ के लिए समर होता है, बट ऑन यूरेनस उसका जो एक सीजन होता है वो ऑलमोस्ट 48 years का एक सीजन होता है। यूरेनस इज द सेकेंड लीस्ट डेंस प्लैनेट आफ्टर सैटर्न, मीन्स सैटर्न की डेंसिटी सबसे कम है पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट में, और उसके बाद नंबर लगता है यूरेनस का। देन यूरेनस हैज रिंग्स, यूरेनस को भी खुद के रिंग्स है जैसे जुपिटर और सैटर्न को है। यूरेनस हैज 27 मून्स। हाँ रितिका, आपने हाथ राइज किया है कुछ? So actually that word accidentally. Okay. ओके ओके, नो इशू। सो यूरेनस हैज 27 मून्स। जैसे मैंने कहा कि यूरेनस की साइज भी काफी बड़ी है, मीन्स थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम है यूरेनस। तो उसके ग्रेविटी पुल की वजह से भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड जो है काइपर बेल्ट, जो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, उसमें से मून्स उसकी ऑर्बिट में आते हैं, तो इसकी वजह से ही उसकी मून काउंटिंग जो है 27 है। यूरेनस वॉज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर इन मॉडर्न एज, जैसे मैंने कहा कि यूरेनस की डिस्कवरी जो है ये काफ़ी रिसेंटली हुई है इन 18th century। एंड यूरेनस हैज़ ओनली बीन विजिटेड वंस, और वो भी वॉयजर 2 जो स्पेसक्राफ्ट है उससे यूरेनस को हमने ऑब्जर्व किया है। और उसके क्योंकि इतना दूर प्लैनेट है तो वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो अननेसेसरी वहाँ पे रिसोर्सेस डिप्लॉय करना ये नहीं पॉसिबल होता। इसकी वजह से एक ही स्पेसक्राफ्ट का मीन्स हमने लॉन्च किया उसके स्टडी के लिए। तो ये यूरेनस के बारे में था। अब नेपच्यून के बारे में देखेंगे। नेपच्यून इज द मोस्ट डिस्टेंस प्लैनेट, आपको जैसे पता है कि सबसे दूर का प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। नेपच्यून इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द गैसियस प्लैनेट। जो 4 गैसियस प्लैनेट है उसमें से सबसे छोटा गैसियस प्लैनेट नेपच्यून है। देन नेपच्यून सरफेस ग्रेविटी इज ऑलमोस्ट लाइक ए अर्थ। अगर अर्थ के ऊपर आपका जितना वेट है उतना ही वेट नेपच्यून के सरफेस के ऊपर आपको मिलेगा, बट यू नो दैट कि नेपच्यून का सरफेस जो है वो गैसियस सरफेस है, तो आप उसके ऊपर स्टैंड नहीं कर पाओगे। देन नेपच्यून हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स इन द सोलर सिस्टम। अभी नेपच्यून के ऊपर जो विंड्स आते हैं मीन्स साइक्लोन्स आते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, मीन्स उनका स्पीड जो है बहुत होता है। बिकॉज वाई, उसके एटमॉस्फेयर में जो गैस है और लिक्विड है ये ट्रांजिशन है, और उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी कम फ्रिक्शन होता है, और ये कम फ्रिक्शन होने के कारण साइक्लोन्स का स्पीड जो है वो बढ़ता है, और उसी की वजह से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स वहाँ पे क्रिएट होते हैं। सो दिस इज द फैक्ट्स अबाउट द नेपच्यून। तो आज हमने पूरा जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स थे फ्रॉम गैसियस प्लैनेट्स वो कंप्लीट किए हैं। तो इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? मुझे पता है कि हर प्लैनेट का डिटेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट यू नो दैट कि ये बहुत ही स्पेसिफिक लेक्चर्स हो गए अगर डिटेल में जाएंगे तो। बट मैंने आपको हिंट दिया कि फ्यूचर में किस प्लैनेट के ऊपर कितना रिसर्च हो सकता है। जैसे जुपिटर्स के कुछ मून्स है उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च हो सकता है, सैटर्न के कुछ मून्स है उसके ऊपर भी ज़्यादा रिसर्च हो सकता है। एंड द नेक्स्ट सेशन, इसके बाद जो लास्ट सोलर सिस्टम का सेशन है हमारा, इट ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का ही सेशन होगा। उसमें हम जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है हमारे सोलर सिस्टम में उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर हमारा सोलर सिस्टम का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होगा। देन विल स्टार्ट आवर ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी का जो रिमेनिंग था, मीन्स टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप के टाइप्स क्या होते हैं, टेलीस्कोप से क्या क्या कैसे देखा जाता है, ये डिस्कस करने वाले हैं।
तो अभी जो हमने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में देखा, उसमें किसी कुछ सवाल है आपको, कुछ डाउट्स है? यस रितिका, आई थिंक यू टोल्ड मी दैट योर एग्जाम इज कमिंग ना? No, sir. I think Arnav told you that. अच्छा, आर्नो टोल्ड मी, ओके। तो आपकी एग्जाम कब है? My exam will start on March. मार्च, ओके, दो वी हैव टाइम फॉर दैट, ओके, नो इशू। सो Yes, sir. जो हमारा एक 30 मिनट का सेशन रहेगा, इट ऑलमोस्ट मैं ट्राई करता हूँ टुमारो विल कंडक्ट दैट सेशन। तो जो नेक्स्ट वीक में हम फिर हमारा जो टेलीस्कोप रिलेटेड टॉपिक है वो शुरुआत करेंगे, ओके। तो अभी इसका आप कुछ पूछना चाहते हो इसमें? No, sir. It's clear for me. ओके। सो जितने भी प्लैनेट्स के मैंने बारे में बात की उसको वापस से रिवाइज कीजिए। इन फ्यूचर एक एस्ट्रोनॉमी में कंप्लीट सेक्शन होता है प्लैनेटरी स्टडी और प्लैनेटरी साइंटिस्ट, कि ये प्लैनेट के ऊपर स्टडी करने के लिए एक सेपरेट सेक्शन होता है। तो इफ़ यू इंटरेस्टेड इन दिस आल्सो ना, यू कैन मेक योर फर्दर स्टडी इन स्पेसिफिक प्लैनेटरी स्टडीज आल्सो। तो इसके लिए ये बेस होना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। So we'll conclude today's session in this note, on this note, sorry, and we'll take tomorrow's session to conclude the solar system topic. Okay. So thank you to attend this. Have a good day or good night. Sorry. Thank you, sir. Yes.